हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सीरीज एंड सीक्वेंस का। ठीक है, तो पहले हम सीरीज देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे कि ये क्या होती हैं, उसके बाद फिर हम अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक सीरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो ये चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक्स वगैरह और जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं जो हम करेंगे वो आपको चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से आप लोगों को ये मिल सकता है चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज सीक्वेंस है। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं सीक्वेंस को। Sequence is an arrangement of numbers according to definite rule is called sequence. अब सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स हैं कोई भी आपके पास, ठीक है, उनको अगर हम अरेंज करके लिखें और उनको अरेंज किस तरीके से करें कि वो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करें। ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न में आपके पास नंबर्स अरेंज हों तो उस टाइप के अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो तो उस टाइप की नंबर अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहा जाता है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखें 1 2 3 4 और आगे डॉट्स लगे हुए हैं, मतलब ये एक सीक्वेंस है, मतलब इसमें कलेक्शन ऑफ नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं और जो कि सीक्वेंस फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इनमें देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3, मतलब इन तमाम के तमाम नंबर्स में अगर आप डिफरेंस देखें तो वो 1 का है। 1 और 2 के बीच में भी एक नंबर का डिफरेंस है, 2 और 3 के बीच में भी एक नंबर का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में भी एक नंबर का डिफरेंस है। तो इसमें सेम डिफरेंस आ रहा है तो मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस टाइप की जो अरेंजमेंट है उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर आप इसको देखें 2 4 6 8, ये भी आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में भी आपके पास एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। हर नंबर के बीच में जो है 2 नंबर्स का डिफरेंस है, मतलब 2 4 6 8, फिर आगे आपको पता है 10 आएगा। तो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसीलिए ये भी आपके पास क्या है, सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल। एक रूल के थ्रू आपके पास नंबर्स अरेंज हो, उस टाइप के अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहा जाता है। आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैलेंडर को देखा है। ठीक है, कैलेंडर में आपके पास डिफरेंट मंथ्स होते हैं। अब अगर आप देखें अप्रैल है, ठीक है, आपके पास मंथ है अप्रैल। अब आपको पता है कि अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आएगा, मई आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको पता है कि जून आएगा। तो ये क्या है, आपके पास मंथ्स जो हैं एक अरेंजमेंट में एक डेफिनेट रूल के थ्रू अरेंज हैं, एक पैटर्न के थ्रू अरेंज है। अब आपको पता है कि अप्रैल के बाद मई आएगा और मई के बाद ही जून आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जून पहले लिख दें और मई बाद में लिख दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये तमाम के तमाम एक पैटर्न में एक सीक्वेंस में अरेंज हैं। तो इसे भी हम कह सकते हैं सीक्वेंस की एक एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है, ठीक है, और उस चाइल्ड ने जो है पर डे 10 रुपीज़ की सेविंग करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल उसने डे 1 में 10 रुपीज़ सेव किए, ठीक है, फिर उसके बाद डे 2 में उसने अगेन 10 रुपीज सेव किए, तो उसके पास टोटल सेविंग कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद उसने डे 3 में अगेन 10 रुपीज सेव किए, तो उसके पास टोटल सेविंग 30 हो गई। अब उसको हर रोज जो है डेली जो है उसने 10 रुपीज सेव करने हैं, तो डे 4 में उसके पास जो सेविंग हो जाएगी वो 40 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कितने डेज तक जो है सेविंग करेगा। तो ये आपके पास क्या बन गई है, एक सीक्वेंस बन गई है। यहाँ पर 10 20 30 40 ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं एक पैटर्न के साथ अरेंज हैं और इनके अरेंजमेंट को हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, एक सीक्वेंस है। आप 40 को 30 की प्लेस पे या 30 को 40 की प्लेस पे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डे 3 में जो है 30 ही उसके पास सेविंग होगी और डे 4 में उसके पास 40 सेविंग होगी। तो आप आगे पीछे नंबर्स को नहीं कर सकते। तो ये एक पैटर्न में अरेंज है, इसीलिए आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस टाइप के पैटर्न को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सीक्वेंस को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, सीक्वेंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से या फिर टी एन से। ठीक है, ए एन मतलब nth टर्म। जैसे आपके पास सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल अगर सीक्वेंस है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, A1 हो जाएगी। ठीक है, अगर सीक्वेंस की सेकंड टर्म है तो इसे हम कहेंगे A2। ये सीक्वेंस की थर्ड टर्म है तो इसे हम कहेंगे A3। ये सीक्वेंस की फोर्थ टर्म है तो इसे हम कहेंगे A4। और इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है, कब तक, nth
टर्म तक, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म हो सकती है। तो हम सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और, आपके पास ये जो सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं, जैसे 2 है आपके पास एक टर्म है, 4 आपके पास एक टर्म है, 6 आपके पास एक टर्म है। तो ये आपके पास क्या है, इसे हम कह सकते हैं कि ये टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। 2 एक अलग टर्म है, 4 एक अलग टर्म है, 6 एक अलग टर्म है। तो इस सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम जस्ट टर्म्स कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें फाइनाइट सीक्वेंस पर, ठीक है। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती हैं, ये भी टाइप ऑफ सीक्वेंस ही हैं, ठीक है। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, क्योंकि आपके पास सीक्वेंस जो है दो ही टाइप की होती है, या तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी या वो इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। तो अब फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड हो, उस टाइप की सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर आपके पास नंबर्स एक वेल डिफाइंड पैटर्न में अरेंज हैं, तो इसे हम सीक्वेंस कह रहे हैं। अब इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में 5 टर्म्स हैं। इस सीक्वेंस में 5 टर्म्स हैं, तो ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है फिक्स्ड हो। अच्छा, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, अ सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट फिक्स्ड। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो फिक्स्ड ना हो, तो उस टाइप की सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और 5, और आगे मैंने ये 3 डॉट्स लगा दिए, ठीक है। अब ये डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस है। मतलब अब हमें नहीं पता कि ये सीक्वेंस जो है कहाँ पर एंड होगी, मतलब ये स्टार्ट तो 1 से हुई है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अब हमें नहीं पता 5 ये सीक्वेंस कहाँ एंड होगी, सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसमें तो हमें पता था फाइनाइट सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में आपके पास 5 टर्म्स हैं, ठीक है। लेकिन इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स हैं हमें नहीं पता। इसमें 10 टर्म्स भी हो सकती हैं, 20 टर्म्स भी हो सकती हैं, 100 टर्म्स भी हो सकती हैं, और 1000 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो हमें नहीं पता। हमें क्यों नहीं पता, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस में हमें नहीं पता होता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं कितनी होंगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड नहीं होती हैं। और ये जो 3 डॉट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो किसी भी सीक्वेंस के आगे आप ये 3 डॉट्स लगा देते हैं तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस बन जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैलेंडर की। अब आप में से ही किसी ने कहा है कि कैलेंडर इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट, तो बिल्कुल सही है। कैलेंडर जो है एक फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स्ड हैं। आपको पता है कि 12 ही मंथ्स होते हैं, 12 के अलावा और कोई मंथ्स नहीं होते हैं। जबकि जो मैंने सेकंड एग्जांपल दी थी ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसमें आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फिक्स नहीं है। आपको नहीं पता कि वो चाइल्ड जो है कितने डेज तक जो है वो सेविंग करेगा, वो आइदर 1 मंथ तक सेविंग करे, 2 मंथ्स तक सेविंग करे, 3 मंथ्स तक सेविंग करे, तो हमें नहीं पता। वो जो सेविंग करता जा रहा है डेली, और डेली जो है उसके अमाउंट जो है इंक्रीज होता जा रहा है। डे 5 में आपको पता है कि उसको 50 हो जाएगा, डे 6 में उसके पास 60 हो जाएगा, और इनफाइनाइट तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस। मैम यस, मैम ये इनफाइनाइट और फाइनाइट जो सीक्वेंस है ना, जी जी। उनमें हम नंबर हैं वो रैंडम लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 5 6, 6 के बाद 9। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते रैंडम, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस ऐसी अरेंजमेंट होती है नंबर्स की जिसमें एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा होता है। तो अगर आप रैंडमली कोई भी नंबर्स लिख लेंगे तो उनमें तो कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा, तो उसे हम सीक्वेंस ही नहीं कहेंगे। तो फाइनाइट या इनफाइनाइट तो फिर हम बात की बात है ना।
पहले तो सीक्वेंस होना लाजमी है, अगर वो अरेंजमेंट सीक्वेंस होगी तो उसके बाद हम देखेंगे कि वो फाइनाइट सीक्वेंस है या इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा जी। ठीक है तो ठीक है मैम। अब उसके बाद हम लोग आते हैं सीक्वेंस की टाइप्स पर। सीक्वेंस इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन, सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बात एक ही है। प्रोग्रेशन भी हम उसे ही कहते हैं कि नंबर्स जो हैं आपके पास डेफिनेट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं, तो उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बात एक ही है। और प्रोग्रेशंस की 3 टाइप्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अच्छा, अब उसके बाद सीक्वेंस हमने कर लिया डिस्कस। सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहते हैं, हमें ये भी पता लग गया, और सीक्वेंस की टाइप्स भी हमने देख ली। वो टाइप्स हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सीरीज। ठीक है, अब सीरीज क्या है? सीरीज भी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। आप आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस की जब आप टर्म्स का सम लेते हैं तो वो आपके पास क्या बन जाता है? सीरीज बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये आपके पास क्या है? एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था, ये एक सीक्वेंस है। A1 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड टर्म को, A3 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड टर्म को, और इसी तरीके से AN रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म को। तो ये आपके पास सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में आपको पता है कि हम कॉमा से जो है 2 टर्म्स को सेपरेट करते हैं, तो हर टर्म के बीच में कॉमा आता है सीक्वेंस में। अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में आपके पास टर्म्स सेम ही रहती हैं, A1 A2 A3 A4 अप टू AN। बस क्या करते हैं, हम कॉमा की जगह हम प्लस साइन रिप्लेस कर देते हैं। हम यहाँ पर भी कॉमा की जगह प्लस साइन लगा देंगे, यहाँ पर भी कॉमा की जगह प्लस साइन लगा देंगे, और यहाँ पर भी हम कॉमा की जगह प्लस साइन लगा देते हैं। तो आपके पास टर्म्स वही रहती हैं, आप क्या करते हैं, उन टर्म्स को जस्ट आप प्लस के साइन के साथ लिख देते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाती है? सीरीज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर्स की एग्जाम्पल ले लें, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लें, जैसे आपके पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, और आगे हमने डॉट्स लगा दिए, ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब यहाँ पर आपके पास ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, 2 4 6 8। अब अगर हमने इस सीक्वेंस को सीरीज बनाना है तो इसको हम सीरीज कैसे बनाएंगे? जस्ट हम क्या करेंगे, प्लस की साइन हटा, कॉमा को हटाकर हम प्लस की साइन लिख देंगे, 2 + 4 + 6 + 8 और आगे डॉट्स, तो आपके पास ये क्या बन जाएगी? सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो सीरीज क्या है? जस्ट सम ऑफ सीक्वेंस। आप सीक्वेंस का सम लें, यानी कि इनको प्लस की साइन के साथ लिखें, तो वो बन जाती है सीरीज। ठीक है, अच्छा, सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा की सिंबल के साथ। ठीक है, ये सिंबल है सीक्वेंस की, सीरीज की। ये इसे हम कहते हैं, इस सिंबल को सिग्मा, और किसी भी सीरीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक सीरीज है, अगर हमें इस सीरीज को समेशन फॉर्म में लिखना है, मतलब इस सिग्मा वाली फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? k इक्वल्स टू 1 to n a पावर a सबस्क्रिप्ट k। ठीक है, इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को मैंने क्या किया है? इस समेशन फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यानी कि सिग्मा वाली फॉर्म में लिख दिया है, इसे हम समेशन भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है? k इक्वल्स टू 1 to n a k। अब यहाँ पर अगर इस समेशन को अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास किसके बराबर होगा? अगर देखें k 1 है तो आपके पास क्या बनेगा? 1 बनेगा। फिर आप क्या करते हैं? प्लस की साइन लगाते हैं, क्योंकि ये समेशन की सिंबल आपने लगाई है। इस समेशन की सिंबल का मतलब है ही कि आप प्लस लगाएंगे टर्म्स के बीच में। अब k 1 हो गया तो a 1 हो गया, अगर k की वैल्यू 2 होती है तो a 2 हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 3 आप पुट करते हैं तो a 3 हो जाएगा, अगर k की वैल्यू आप 4 पुट करते हैं तो a 4 हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर k अप टू n तक जा रहा है तो k की वैल्यू अगर n आप पुट करते हैं तो आपके पास an बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप समेशन फॉर्म में लिखना चाहें, क्लोज्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे हो जाएगा, और अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये एक स्प्रिंग की तरह है कि स्प्रिंग है, जब आप उसको जितना एक्सपेंड करें वो आपके ऊपर है, तो वो उतना ही ओपन होता जाएगा। तो ये एक समेशन फॉर्म में आपने लिख दिया, अगर आप इसको जितना ओपन करेंगे आपके पास ये सीक्वेंस जो है, सीरीज जो है, ये उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी।
सीक्वेंस की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जस्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जस्ट हम इसको डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे आ जाते हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? हमें प्रोग्रेशन पता लग गई। प्रोग्रेशन क्या है? जस्ट आपके पास जो नंबर्स हैं वो अरेंज्ड हो एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक डेफिनेट रूल के थ्रू अरेंज हो, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? क्योंकि प्रोग्रेशन आपके पास बहुत सारी टाइप्स की हो सकती हैं, तो उनमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? Arithmetic progression is a progression in which difference between two consecutive terms are same. यानी कि आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होगा। डिफरेंस मींस माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्शन या माइनस, आप दो नंबर्स को माइनस करें तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या होती हैं अब आपके पास? कंसेक्यूटिव टर्म्स ये होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3, ये 3 टर्म्स हैं एक सीक्वेंस में। अब आपके पास 1 एंड 3 आर नॉट कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ होती हैं। जैसे 1 और 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, 2 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, बट 1 एंड 3 आर नॉट कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अब ऐसी कंसेक्यूटिव टर्म्स जिनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम हो, तो उस टाइप की सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A1 इज फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है, अप टू AN यानी कि nth टर्म है। अब आपके पास ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस है या नहीं, तो उसके लिए आप कंडीशन कैसे चेक करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आप सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, वो बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और फिर वो बराबर होना चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, और इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। मतलब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या कंडीशन है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस करें, वो बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म में से माइनस करें सेकंड टर्म को, और वो चीज बराबर होनी चाहिए फोर्थ टर्म में से माइनस करें थर्ड टर्म को। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो उस टाइप की सीक्वेंस को या उस टाइप की प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अच्छा, इसको हम ये जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस लेंगे, इस डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हम डिफरेंस ले रहे हैं टर्म्स के बीच में, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी क्या है? डी इज कॉमन डिफरेंस। इसे हम पढ़ते हैं ये कि कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। 1 3 5 और 7 अप टू डॉट्स, ये आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अब हमें अभी तो नहीं पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ठीक है, तो इसको तो हम पहले चेक करेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अब आप यहाँ देखें, आपके पास सेकंड टर्म क्या है? 3, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो 3 माइनस 1 करें, अब ये बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो आप क्या करेंगे? 5 माइनस 3 करेंगे, और ये चीज बराबर होनी चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो यानी कि 7 माइनस 5। अब आप रिजल्ट निकालें, 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, और 7 माइनस 5 इज 2। तो आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, मीन्स के 2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या है? अर्थमेटिक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो 2 आया है इसे हम क्या कहेंगे? ये डी है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस है, मतलब हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसीलिए हम इसे कॉमन डिफरेंस कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब आपके पास सीक्वेंस लिखी हुई है 50 45 40 35 और आगे डॉट्स हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 45 माइनस 50 बराबर आना चाहिए
थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म यानी कि 40 माइनस 45, और ये बराबर आना चाहिए फोर्थ टर्म यानी कि 35 माइनस थर्ड टर्म यानी कि 40। क्या आएगा रिजल्ट? -5। यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आएगा? 45, 40 माइनस 45 -5, और यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आएगा? -5। तो हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये जो -5 है ये कॉमन डिफरेंस है, और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? -5। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल है ये वाली। अब आप में से मुझे कोई बताए कि ये थर्ड वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। ये जो थर्ड है 4 4 4, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं? अच्छा, जो लोग नहीं कह रहे हैं, नो कह रहे हैं, वो जरा अपना आंसर एक्सप्लेन करें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों नहीं है। फिर मैं जो हैं उनसे पूछूंगी, जो यस कह रहे हैं फिर बाद में वो बताएं। तो पहले जो नो कह रहे हैं वो बताएं कि व्हाई इट इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैम 4 4 के साथ कैसे आएगा? 4 के साथ तो 5 आएगा या 3 आएगा ना। और अगर हम इसका डिफरेंस निकाल तो निकलेगा। जी बिल्कुल, डिफरेंस 0 निकलेगा, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है इट मीन। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं यस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वो बताएं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है। मैम क्योंकि सब में 0 ही डिफरेंस आएगा इसलिए। मैम जी, क्योंकि ये सीरीज है पूरा सेम है, जैसे कि 4 4 तो माइनस कर रहे हैं तो सबका जवाब आंसर 0 आ रहा है। अगर यहाँ कोई 5 हो जाता तो वहाँ सीरीज हमारी डिफरेंट हो जाती, तो वहाँ मतलब हमें 0 ना मिलता, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होती। ठीक है, इधर हमें सबका मतलब 0 आंसर मिल रहा है, मतलब 0 भी कोई डिजिट्स है, तो हम ठीक है, इसलिए को अर्थमेटिक प्रोग्रेस का है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन आपने जस्ट एक मिस्टेक किया, आपने सीरीज को वर्ड यूज किया है इसके लिए। सीरीज को वर्ड हम यूज नहीं करेंगे। सीरीज में आपके पास प्लस की साइन आती है, तो इट्स सॉरी, सीक्वेंस, इट्स सीक्वेंस नॉट सी। सीक्वेंस जी, सीक्वेंस ठीक है। सॉरी हाँ, यहाँ सीक्वेंस। पर आपके पास ये भी एक सीक्वेंस है 4 4 4। यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है कि अगर आप देखें इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दो टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस सेम आ रहा है, इन दो टर्म्स के बीच में भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो आपके पास क्या है? ये एक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में आपके पास अगर आप देखें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिजल्ट विल बी 0, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म रिजल्ट विल बी 0, तो आपके पास कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, इसीलिए हम इसे भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये डिफरेंस वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में, तो इट मींस कि वो सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें जर्नल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, उसकी जर्नल फॉर्म अगर आप बुक में देखेंगे तो ये ही गिवन है, तो मैंने भी यहाँ पर लिख दी है। A1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 प्लस डी सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 प्लस 2D थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 प्लस 3D फोर्थ टर्म है, A1 प्लस 4D यहाँ पर फिफ्थ टर्म है, और A1 प्लस n माइनस 1D ये nth टर्म है। ठीक है, दिस इज द nth टर्म। तो एक ये जर्नल फॉर्मेट है, एक जर्नल फॉर्म है अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अगर हम जर्नलाइज वे में किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस को देखते हैं तो वो ये है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस की रैंडम कोई भी टर्म फाइंड करनी है, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है आपके पास 1 2 3 4, और आगे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी इट्स फिफ्थ टर्म, इसकी जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी? फिफ्थ टर्म मींस कि 5 A5, इसकी फिफ्थ टर्म क्या होगी? तो डेफिनेटली ऑब्वियसली इसकी फिफ्थ टर्म 5 होगी। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि इसकी 10th टर्म क्या होगी, तो डेफिनेटली इसकी 10th टर्म भी आप बता देंगे कि इसकी जो 10वीं टर्म होगी वो 10 होगी। ये एक सिंपल सी सीक्वेंस है, तो इसकी हमने फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म इजिली हम बता सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें रैंडमली कोई भी टर्म बतानी हो किसी सीक्वेंस की,
चाहे वो nth टर्म हो, लास्ट टर्म हो या इंडिकेटेड टर्म हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी सीक्वेंस की nth टर्म बताएं, या आपसे पूछा जाए किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म बताएं, या आपसे पूछा जाए किसी सीक्वेंस की इंडिकेटेड टर्म बताएं, तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तीनों की तीनों चीज वर्ड्स के लिए, तीनों के तीनों टर्म्स के लिए आपके पास यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है, लास्ट टर्म या इंडिकेटेड टर्म फाइंड करनी है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें a1 जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस की। जैसे आपके पास ये एक सीक्वेंस है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो ये a1 हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस सीक्वेंस में जितनी टर्म्स होंगी वो नंबर ऑफ टर्म्स है, उसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और d आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपके पास कॉमन डिफरेंस है। तो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पता हो, तो आप उसकी कोई भी टर्म बता सकते हैं उस सीक्वेंस की कि वो टर्म क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने थ्योरी काफी डिस्कस कर ली है, अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। डिफरेंट टाइप की एग्जांपल्स हैं। अब एक एग्जांपल है फाइंड इट्स फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। आपके पास ये एक एपी है, अब इस एपी की हमने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अब सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि ये एपी भी है या नहीं, क्योंकि मैंने तो यहाँ लिख दी एक सीक्वेंस। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें 4 - 2 आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2। ठीक है, इसी तरीके से 6 - 4 आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है 2। तो मतलब डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम आ रहा है। इट मींस के ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब आपने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। हम फर्स्ट टर्म को a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड टर्म को a2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिफ्थ टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें a5 फाइंड करनी है, मतलब फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो आपने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फिफ्थ टर्म आप इजीली बता देंगे कि इसकी फिफ्थ टर्म 10 है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, क्यों, क्योंकि ये अगेन ये एक इजी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि फाइंड इट्स 10th टर्म, अब यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और आपको कहा जा रहा है कि इसकी 10th टर्म बताएं, तो अब इसको थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, तो इसको हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वैसे फाइंड करें कर लेंगे, लेकिन अगर हम फॉर्मूले के थ्रू बताएं कि इसकी 10th टर्म क्या होगी, तो हम वो देखते हैं कि हम फॉर्मूले के थ्रू किस तरीके से बता सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है 2। ठीक है, और उसके बाद n क्या है, n आपको रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म। यहाँ पर आपके पास 10th टर्म फाइंड करनी है, तो n आपके पास क्या हो जाएगा 10, और कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या हो जाएगा 2, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 हो जाएगा। 4 - 2 भी 2 है, और 6 - 4 भी 2 आ रहा है, 8 - 6 भी रिजल्ट 2 आ रहा है, तो d हो गया 2। जस्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूले क्या है, a1 + n - 1 d। तो an आपने फाइंड करना है, मतलब आपने 10th टर्म फाइंड करनी है, तो a10 आपने फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म क्या है 2, n - 1, n क्या है 10 - 1, d आपके पास क्या है 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a10 क्या हो जाएगा 2 + 10 - 1 इज 9। ठीक है, और 2, तो 2 9 टाइम 18, तो 2 + 18 और टोटल रिजल्ट विल बी 20। तो अब इसकी 10th टर्म क्या हो जाएगी 20। आपने वैसे ही मुझे बता दिया, लेकिन मैंने फॉर्मूले से आपको करके बताया है कि अगर हमें फॉर्मूले से फाइंड करनी हो किसी भी नंबर ऑफ टर्म, तो वो हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। यस मैम, ये फार्मूला दोबारा डिफाइन कैसे, समझ में नहीं आया। फार्मूले में कैसे मतलब 20 होगा? ठीक है, फॉर्मूला क्या डिफाइन है, दोबारा कर। थैंक। ठीक है, मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ अब थोड़ा स्लोली। फॉर एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल आप देखें, फाइंड इट्स 40th टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब आपके पास एक सीक्वेंस है 2 4 6 8। आपने क्या करना है, इस सीक्वेंस की 40th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, 40th टर्म मींस इसकी 40वीं टर्म क्या होगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास फॉर्मूला क्या है an, nth टर्म यानी कि 40th टर्म आपने फाइंड करनी है, तो अभी हम जस्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूले में आपके पास क्या होता है a1 + n - 1 d।
ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, n चाहिए और d चाहिए। तो अब आप यहाँ देखें, यहाँ मैं लिखती हूँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a1 आपके पास क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है, a1 विल बी 2, ये जो फर्स्ट टर्म है ये 2 हो गया। और d क्या हो जाएगा, d होगा 2, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 है, 4 - 2 2 है, ठीक है। और n क्या हो जाएगा, अब आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 40th टर्म फाइंड करनी है, तो n विल बी 40, तो n हो जाएगा 40। बस अब हम ये क्या करेंगे, ये तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं ये तीनों की तीनों वैल्यूज हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो देखें a n की जगह हम क्या पुट करेंगे 40 इक्वल्स टू a1 आपके पास फर्स्ट टर्म है तो यहाँ आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, a1 की प्लेस पे। n - 1 है, n आपके पास क्या है 40 गिवन है क्वेश्चन में, -1 सेम का सेम, d आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 2 गिवन है। टू प्लस सेम ही रहेगा, ठीक है, 40 - 1 कितने होते हैं 39 और 2 सेम का सेम, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो a40 सेम ही रहेगा, 2 प्लस 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 78 और 78 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 80। तो आपके पास जो इस सीक्वेंस की 40th टर्म होगी वो 80 होगी। 2 फर्स्ट टर्म है, 4 जो है सेकंड टर्म है, 6 जो है थर्ड टर्म है, लेकिन जो इस सीक्वेंस की जो 40th टर्म होगी वो 80 होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म या कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और एग्जांपल है, यस दिस वन। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें अब आपके पास देखें एक सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, लास्ट वाली थी वो एक सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी और वो इजीली आपने उसकी खुद से ही बता दी थी कि उसकी 10th टर्म या 40th टर्म क्या होगी। बट अब ये एक सीक्वेंस है, इसकी जो है आपको 15th टर्म फाइंड करनी है। तो अब इसकी आपने 15th टर्म किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब इसकी हम वैसे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, अगर आप में से कोई अभी बताना चाहे, क्या कोई बता सकता है कि इसकी 15th टर्म क्या होगी। अगर हम फॉर्मूला नहीं यूज करें, जस्ट फॉर्मूले के बगैर हम बताना चाहें तो नहीं बता सकते, इट्स इम्पॉसिबल। या कोई बता सकता है? तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला ही यूज होगा, तो हम फॉर्मूले के थ्रू ही इजीली बता सकते हैं कि इसकी 15th टर्म क्या होगी, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इसकी 15th टर्म फाइंड करने के लिए वो सेम ही लगेगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखें, इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 होल 1/2। इसके बाद इस सीक्वेंस में जो n की वैल्यू है वो क्या है 15। 15 क्यों है, क्योंकि आपको 15th टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। और इसके अलावा d की वैल्यू क्या है, इस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। सेकंड टर्म क्या है 6 माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है 5 होल 1/2। 6 सेम का सेम, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10 में ये 1 प्लस करते हैं तो 11 हो जाता है। एलसीएम लेंगे, इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 माइनस 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 1/2, क्योंकि 12 माइनस 11 1 बचेगा और अपॉन में 2 सेम। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है हमारे पास an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 d, दिस इज द फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या है 15 तो यहाँ पर हम 15 पुट करेंगे। a1 क्या है 5 होल 1/2, ठीक है, प्लस की साइन, n आपके पास क्या है 15 -1, d की वैल्यू क्या है 1/2। सॉल्व करें
तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 में 1 प्लस करें 11, 11/2 प्लस 15 माइनस 1 कितने होते हैं 14, 1/2। तो यहाँ पर 11/2 प्लस 14 1 ज़ा 14, 14/2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नीचे के नंबर सेम है तो आपके पास एलसीएम सेम ही आएगा। तो ए 15th टर्म क्या होगी, 11 + 14 इट विल बी 25 अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 25 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 1 टाइम 2, कुछ भी नहीं बचा, 5 उतारा, 2 2 टाइम 4, 1 बचा। अब हम किस तरीके से लिखते हैं इसको, हम होल में ही लिखेंगे। तो हम पहले लिखते हैं कोशेंट लिखते हैं, तो 12 आपका कोशेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम रिमाइंडर लिखते हैं ऊपर, और उसके बाद जो ये डिवाइजर होता है उसे हम यहाँ अपॉन में लिखते हैं। तो ए 15th टर्म हमारे पास ये आई है 12 होल 1/2। तो आपके पास ये एक सीक्वेंस थी और इस सीक्वेंस की 15th टर्म आपने फाइंड करनी थी और वो 15th टर्म ये आई है, ठीक है। मैम इस टर्म को थोड़ा सा रिपीट कर लें। कौन सी वाली टर्म को, लास्ट टर्म को? जी जी मैम। देखिए ये 25/2 आंसर आया था, ठीक है। तो 25/2 भी आंसर आपका ठीक है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो आप 25 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें, भले आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें। 25/2 आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो 12.5 आएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्वेश्चन में क्या कोई डेसिमल वैल्यू यूज हुई भी है? नहीं, आपके पास क्वेश्चन में जो है फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं और इस तरीके से होल फॉर्म में दी हुई हैं। तो आप भी डेसिमल वैल्यूज यूज ना करें, आप 25 को 2 से डिवाइड करें, और डिवाइड आपने किया, आपके पास 2 12 टाइम जो है 24 आता है, 25 - 24 1 रिजल्ट आता है। तो अब आप क्या करते हैं, जब आप इसको होल फॉर्म में लिखते हैं तो 12 जो है क्वोशिएंट होता है उसे हम साइड में लिखते हैं, 1 जो है वो रिमाइंडर होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और 2 जो डिवाइजर होता है जो कि डिवाइड कर रहा होता है उसे हम नीचे अपॉन में लिखते हैं। तो ये एक पैटर्न होता है, हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं नंबर की। अगर किसी नंबर को आपने डेसिमल में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में, अगर किसी नंबर को आपने फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना है तो आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, तो आप क्वेश्चन की नेचर देखें, आप फिर अपना आंसर भी उसी फॉर्म में लिखें। अच्छा, ये एक एग्जांपल है, ये मैं आपको शो कर रही हूँ। यस, रोल नंबर 107 आप पूछें, आपने हैंड रेज किया है। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे जो है वो मैट्रिक्स चैप्टर में से पूछना है सवाल। जी पूछें। यूनिट मैट्रिक्स में जो हमारे पास लीडिंग डायगोनल है उसमें हमारे पास 1 आए या -1 आए, हम उसको यूनिट मैट्रिक्स में ही काउंट करेंगे? यूनिट मैट्रिक्स में -1 नहीं आना Yes, चाहिए। ma'am. आप क्या करें, अगर -1 आ रहा है तो आप माइनस कॉमन ले लें, तो आपके पास वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी। और मैम जो एडिटिव एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है उसमें नल मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी शो करेगी? जी बिल्कुल, नल मैट्रिक्स में तो आपके पास तमाम एलिमेंट 0 होते हैं ना, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी शो करेगी। थैंक यू। अच्छा, अब आप अगर देखें, ये क्वेश्चन है, देखें आप क्वेश्चन की आप वर्डिंग देखें। क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो मतलब है वो वही है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दिया हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ एपी। अब आपके पास क्वेश्चन क्या गिवन है, 4 9 14 19 अप टू 8th टर्म। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, आपने इस सीक्वेंस में जो 8th टर्म है आपने वो फाइंड करनी है। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, उसने कहा है इंडिकेटेड टर्म, तो अब इट मीन्स कि हमने क्या फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर n आपके पास क्या हो जाएगा 8, और आपने a क्या हो जाएगा आपके पास, जो फर्स्ट टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। और उसके बाद d क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 9 - 4 क्या हो जाएगा, मतलब हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आपके पास हो जाएगा 5। तो अब आपके पास n भी है, a1 भी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस भी है। आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 8th टर्म फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पर 8th टर्म लिखा हुआ है। तो बस अब आप 8th टर्म फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास फॉर्मूला है यही वाला, आप यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और
आप 8th टर्म फाइंड कर लेंगे। आपके पास n भी है, a1 भी है, d भी है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इट्स योर होमवर्क, और इसमें आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस दी हुई हैं और आप इसकी 10th टर्म फाइंड करेंगे, मतलब आप A10 फाइंड करेंगे। इसमें 11th टर्म फाइंड करेंगे, मतलब A11 फाइंड करेंगे, और इसमें A33 फाइंड करेंगे। ठीक है,